तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे साकामोटो डेज सीजन 1 एपिसोड 11। एपिसोड की शुरुआत होती है जब शिन साकामोटो और लू से कहता है कि हम तीनों आपस में थोड़ी थोड़ी चिप्स बांट लेते हैं। शिन आगे कहता है कि अगर हम तीनों अलग अलग गेम खेलेंगे तो जीतने के चांस ज्यादा होंगे। इस पर लू जवाब देती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वुतांग का दिमाग बहुत तेज है और वह हमारी फैमिली का एडवाइजर भी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सिर्फ किस्मत के सहारे हम वुतांग को हरा सकते हैं। वुतांग उनकी बातचीत सुन रहा होता है और कहता है, गैम्बलिंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि सबको लगे कि यह किस्मत का खेल है, लेकिन असल में यह गणनाओं और मनोविज्ञान का खेल है। वुतांग की इस बात से तीनों की टेंशन और बढ़ जाती है। अब वे अलग अलग गेम्स खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। शिन लू की बातों को याद करने की कोशिश करता है कि उसने कसिनो के बारे में क्या बताया था। लू ने समझाया था कि कसिनो में 3 तरह के गेम होते हैं। पहला बैकारेट, दूसरा ब्लैक जैक और तीसरा पोकर। शिन को पता चलता है कि ब्लैक जैक और बैकारेट में जीतना मुश्किल है क्योंकि वे पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर होते हैं और शिन की किस्मत अच्छी नहीं होती। लेकिन पोकर में उसकी माइंड रीडिंग स्किल काम आ सकती है, इसलिए वह पोकर टेबल पर जाकर खेलने का फैसला करता है। अपनी माइंड रीडिंग स्किल की बदौलत शिन ये गेम आसानी से जीत जाता है, जिससे आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ साकामोटो रूलेट का गेम खेल रहा होता है। रूलेट एक ऐसा गेम है जिसमें एक स्पिनिंग व्हील होता है जिस पर एक बॉल छोड़ी जाती है। इस व्हील पर 1 से 35 तक नंबर लिखे होते हैं जो 3 अलग अलग रंगों में होते हैं। खिलाड़ी किसी भी नंबर या रंग पर बेट दाम लगा सकता है। जब व्हील रुकता है और बॉल किसी नंबर या रंग पर ठहरती है, तो अगर खिलाड़ी ने उसी नंबर या रंग पर बेट लगाया हो तो वह जीत जाता है। जितनी बड़ी राशि खिलाड़ी ने बेट के तौर पर लगाई होती है, वह उतना ही बड़ा इनाम जीतता है। साकामोटो अपने सभी चिप्स रेड कलर के एक नंबर पर लगा देता है, लेकिन एक सिक्का अपने हाथ में ही रखता है। हालांकि डीलर जो रूलेट को घुमा रहा होता है, वोतांग के कहने पर व्हील में एक मैग्नेट लगा देता है, जिससे आयरन की बॉल साकामोटो की बताई हुई बेट पर न जाकर दूसरी जगह जाकर रुके। रूलेट घूमता है और बॉल धीरे धीरे साकामोटो के चुने हुए नंबर पर रुकने वाली होती है, लेकिन तभी डीलर अपनी चीटिंग शुरू कर देता है। साकामोटो बॉल की हरकतों को देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह अपने हाथ में रखे सिक्के को रूलेट टेबल पर फेंककर स्ट्राइक करता है, जिससे बॉल का रास्ता बदल जाता है और वह ठीक उसी नंबर पर रुकती है जहां साकामोटो ने बेट लगाई थी। साकामोटो और शिन को लगातार जीतते देख ट्राइड के कुछ सदस्य वोतांग को जाकर बताते हैं कि साकामोटो गैंग बहुत ज्यादा पैसे जीत रहा है। लेकिन वोतांग बेपरवाह होकर जवाब देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जीतने दो। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें वोतांग का अतीत दिखाया जाता है। कुछ लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं और कहते हैं, तुम भले ही स्मार्ट हो, लेकिन ट्राइड का मेंबर बनने के लिए ताकत भी मायने रखती है। तभी वहां लू आ जाती है और उन लड़कों को मारकर भगा देती है। इसके बाद लू वोतांग से पूछती है, तुम ठीक हो ना? और तुमने अपना सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं किया? तुम चुपचाप मार खाते क्यों रहे? इस पर वोतांग शांत भाव से जवाब देता है, मुझे उनसे लड़ना सही ऑप्शन नहीं लगा क्योंकि मैं ट्राइड ऑर्गेनाइजेशन में उनकी शिकायत करके उन्हें और भी कड़ी सजा दिलवा सकता हूं। वोतांग की यह सोच सुनकर लू बहुत प्रभावित हो जाती है और कहती है, तुम तो बड़े ही स्मार्ट हो। रिप्लाई में वोतांग कहता है, लेकिन यह स्मार्टनेस मेरी ट्राइड वर्ल्ड में किसी काम नहीं आती। लू वोतांग को मोटिवेट करते हुए कहती है, मेरे पापा कहते हैं कि हर किसी की अपनी अपनी ताकत होती है और तुम्हारी ताकत तुम्हारा ब्रेन है। वोतांग को पहली बार किसी ने इतना प्रेज किया था। लू की वजह से ही आज वो इस पोजीशन में है और इसी वजह से लू से वह बहुत ज्यादा अपसेस है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और जुआ गैम्बलिंग का समय भी पूरा हो जाता है। दिए गए समय के अंदर दोनों टीमें समान मात्रा में चिप्स जीत पाती हैं और इसी वजह से दोनों के बीच टाई हो जाता है। मैच को ड्रॉ होते हुए देखकर वोतांग कहता है कि विनर डिसाइड करने के लिए हमें एक और राउंड पोकर खेलना चाहिए। रिप्लाई में साकामोटो कहता है, मुझे पोकर खेलना नहीं आता। फिर वोतांग कहता है, तो तुम ही बता दो तुम्हें कौन सी गेम खेलनी आती है। लू सजेशन देते हुए कहती है, ओल्ड मेड कैसा रहेगा? लू की बात पर सब सहमत हो जाते हैं और टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। ओल्ड मेड खेल में एक सामान्य ताश के पत्तों की गड्डी का उपयोग किया जाता है, जिसमें से एक जोड़ी रहित कार्ड को ओल्ड मेड के रूप में चुना जाता है। सभी कार्ड खिलाड़ियों में बांट दिए जाते हैं। इसके बाद खिलाड़ी अपने हाथ में मौजूद जोड़ीदार कार्ड निकालकर अलग रख देते हैं। फिर खेल घड़ी की दिशा में चलता है, जहां हर खिलाड़ी अपने बगल वाले खिलाड़ी से एक कार्ड उठाता है और यदि संभव हो तो जोड़ी बनाकर अलग रख देता है।
ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सभी जोड़ीदार कार्ड बाहर न हो जाएं और सिर्फ ओल्ड मेड कार्ड बचा न रहे। जिस खिलाड़ी के पास अंत में ओल्ड मेड कार्ड बचता है वह खेल हार जाता है। तब खेल शुरू होता है और वे सब जोकर को ओल्ड मेड बना देते हैं। सबसे पहले वोतांग लू के हाथ से कार्ड लेता है और लू की शक्ल से साफ पता लग रहा था कि उसके पास ही दूसरा जोकर है, पर तभी वोतांग वही जोकर उसके हाथ से निकाल देता है। इसके बाद शिन की बारी वोतांग के हाथ से कार्ड निकालने की आती है और वह उसका मन रीड करने लगता है। तभी वोतांग अपने मन में बहुत कुछ सोचने लगता है। इतना मन रीड करने से शिन बेहोश हो जाता है और वह गेम से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही गेम जारी रहती है और एक एक करके सब बाहर होते जाते हैं। आखिर में साकामोटो और वोतांग बचते हैं। तब वोतांग की बारी आती है और वह साकामोटो के हाथ से कार्ड निकालने लगता है। हम देखते हैं कि साकामोटो के पास जोकर होता है। अगर वोतांग ने सही कार्ड निकाल दिया तो वह ये गेम जीत जाएगा। तभी वह सही कार्ड चुन लेता है, पर जब वह निकालने ही वाला होता है तो साकामोटो उसे जोर से पकड़ लेता है, जिससे वोतांग कार्ड नहीं निकाल पाता। तभी साकामोटो उस कार्ड को दूसरे कार्ड से एक्सचेंज कर लेता है, जिससे वोतांग पीछे गिर जाता है। जब वह देखता है तो उसके हाथ में जोकर होता है। तभी साकामोटो कहता है, अब मेरी बारी है। इतने में ही वहां पर मौजूद वोतांग के साथी गन पॉइंट पर सबको घेर लेते हैं। तब वोतांग कहता है, यह तुम क्या कर रहे हो? उनमें से एक कहता है, अब बहुत हो चुका, तुम्हारे इस गेम से कुछ नहीं होगा। हम माफिया हैं और जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसे छीन लेते हैं। यह सब देखकर वोतांग को अपने अतीत की याद आती है। लोग पहले भी मरते थे और अब भी कुछ नहीं बदला। तभी साकामोटो उससे कहता है, क्या तुम अपने क्रश को इम्प्रेस करने नहीं आए थे? वोतांग कुछ सोचकर कहता है, जो गन तुम्हारे हाथ में है वह फायर करते ही एक्सप्लोड कर जाएगी। यह सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी वोतांग साकामोटो से कहता है, अब सब तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद साकामोटो और लू सबको काबू करने लगते हैं। तभी एक आदमी वहां से भागने लगता है तो वोतांग उसके आसपास कुछ गोलियां मारता है और कहता है, ब्लफिंग भी एक गैम्बलिंग है। फिर वह कहता है, मैं ये गेम हार चुका हूं। मैंने अपनी लेडी को मुसीबत में डाला तो मुझे कोई हक नहीं है उन्हें प्रोटेक्ट करने का। इस पर साकामोटो कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम क्या डिजर्व करते हो, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि किसी अपने को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम साकामोटो की शॉप पर वोतांग और बाकी लोगों को देखते हैं। वहां पर वोतांग कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा जिसने तुम पर बाउंटी रखी है। क्या तुम सुन रहे हो? जिस पर सभी लोग हाँ कहते हैं। लू कहती है, क्या तुम कोई काम कर सकते हो? बात करते हुए तुम्हारी वजह से हमारा काम पीछे रह गया है। शिन वोतांग के पास आकर कहता है, तुम पर आफरीन सूट कर रहा है। यह सब सुनकर वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, पर फिर वह कहता है, कोई बात नहीं। इसके बाद वह साकामोटो से पूछता है, क्या तुम स्लर को जानते हो? जिस पर साकामोटो कहता है, जो हिटमैन को मारता है। तब वोतांग कहता है, तो तुम जानते हो, वही है जिसने तुम पर बाउंटी लगाई है। इसके रिप्लाई में शिन कहता है, यह तो हम जानते थे। और लू पूछती है, क्या तुम उसके बारे में कुछ और जानते हो? जिस पर वोतांग कहता है, किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह सुनकर शिन कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? और सभी लोग उदास हो जाते हैं। तभी वोतांग कहता है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। इस समय बहुत कुछ रहस्य में ही है, पर मुझे कुछ बातें पता है। शिन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब? तब वोतांग कहता है, कुछ दिन पहले साउथ ईस्ट एशिया के एक प्रिजन में कुछ मर्डर हुए जिनके पास भी एक्स का निशान देखा गया। जिस पर शिन कहता है, क्या उन लोगों को स्लर ने मारा? वोतांग कहता है, मेरे एक खबरियों ने जो डेड बॉडी को खरीदता और बेचता है, उसने मुझे बताया कि हाल ही में इस तरह की डेड बॉडी जापान में पाई गई है। एक की बॉडी का कचुम्बर बनाकर गेंद की तरह बना दिया गया था। शिन कहता है, इससे उसका क्या लेना देना? तब वोतांग बताता है, इनको भी उसी तरह से मारा गया है जैसे उन्हें मारा गया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर 4 लोग खाना खा रहे होते हैं और हमें उनका नाम बताया जाता है। पहले एक लड़की होती है जिसका नाम डम्ब और उसने 108 लोगों को मारा होता है। दूसरे का नाम सॉ जिसने 64 लोगों को मारा होता है और तीसरे का नाम ए पार्ट होता है जिसने 206 लोगों को मारा होता है। और लास्ट बंदे का नाम मिनिमलिस्ट होता है जिसने 370 लोगों को मारा होता है। वे सभी आपस में अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर हिरण के मांस लगाया हुआ आदमी आता है जो उनसे कहता है कि इंतजार करने का शुक्रिया, और वह उन्हें साकामोटो, नगुमो, शिशिबा और ओसारागी की तस्वीर को देते हुए कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम इस लिस्ट में जो भी लोग हैं उन्हें मार दो। तब डम कहती है,
ये लोग कौन हैं? जिस पर वह आदमी कहता है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हानिकारक है। ये सुनकर मिनिमलिस्ट कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं जो करना चाहता हूं वह कर सकूं, मैं खुश हूं। तब वह आदमी कहता है, इस लिस्ट में से तुम किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करना, ऐसा करने से तुम अपनी जान गंवा सकते हो। जिस पर मिनिमलिस्ट कहता है, क्या तुम सीरियस हो? ये कहते हुए वह अपने सामने रखी लोहे की बेंच को मरोड़कर एक गेंद बना देता है और कहता है, 1 महीने के बाद तुम एक और लिस्ट को तैयार रखना। इसके बाद वे चारों वहां से जाने लगते हैं और पीछे से वह आदमी कहता है, ये सभी लोग जीने के लिए नहीं मारते, बल्कि मारने के लिए जीते हैं। ये सब कुछ वोतांग उन सभी को बता रहा होता है और कहता है, मैं चाहता था कि मैं लू को वापस ले जाऊं, तुम सभी को यहां से भाग जाना चाहिए। ये सुनकर साकामोटो कहता है कि अगर हम उन सभी से मिले तो हम स्लर के बारे में जान सकते हैं, और शिन कहता है कि ये ठीक रहेगा कि हम उनसे पहले ही निपट जाएं। इससे पहले कि जे उन्हें ढूंढ ले और लू कहती है कि मैं हिसुके से इस बारे में बात करती हूँ। ये सुनकर वोतांग कहता है, क्या तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो? ये गलत कदम है और तुम मर सकते हो, वे सभी पागल हैं। तब साकामोटो कहता है, ये कारण बहुत है उन्हें ना छोड़ने के लिए, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।